हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। कुछ दिनों से हमारी क्लास डिसकंटिन्यू हो गई थी, लेकिन अब जो है हमारी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। कुछ रीजंस की वजह से क्लास डिसकंटिन्यू हुई थी और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे यूट्यूब सेक्शन के किसी वीडियो में कि सर क्लास होगी या नहीं होगी। उसके लिए मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि क्लास होगी नहीं होगी, कितने बजे होगी, कब होगी, सारा नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। और आज की क्लास के लिए मैंने नोटिफिकेशन पहले ही डाल दिया था कि ज्योग्राफी की क्लास आज 8 बजे से होने वाली है और आज जो है क्लास कंटिन्यू, आज से क्लास कंटिन्यू हमारी चलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अध्ययन अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे कि 2024 बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है आज होने वाला है। और आज का के क्लास में बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजा आएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को मेरे सारे क्लास में, चाहे आप ऑब्जेक्टिव की क्लास कर लूं या सब्जेक्टिव की, सब क्लास में बहुत एंजॉय करते हैं, उसी प्रकार इस क्लास में भी आप लोग बहुत 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 ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो हिंदी माध्यम से। ये डिपेंड नहीं करता, और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस बोर्ड के हैं, बस माध्यम हिंदी होना चाहिए आपका। ठीक है। उसके बाद इस सप्ताह के लिए शेड्यूल की बात कर ले। सिर्फ इस हफ्ते के लिए शेड्यूल में थोड़ा सा परिवर्तन है। इसके बाद हमारा शेड्यूल जैसा चल रहा है इस हफ्ते के बाद वैसा चलेगा। यानी कि अगर मैं डेट की बात करूं तो 28 अगस्त 2023 से लेकर के 2 सितंबर 2023 के लिए शेड्यूल में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कि एक ही क्लास आपकी एक दिन में होने वाली है, दो क्लास नहीं होगी। पहला दिन मंडे को पॉलिटी हो जाएगी, उस मंडे को ज्योग्राफी होगी। शेड्यूल में थोड़ा सा अंतर है, अब देख लीजिएगा। मंडे को यहाँ पे, ट्यूसडे को पॉलिटी है, मंडे को ज्योग्राफी है, और उसके बाद जो है वेंसडे को हिस्ट्री है। उसी प्रकार से जो थर्सडे हो जाएगा, यह भी हो जाएगा गलत, यह फ्राइडे को पॉलिटी हो जाएगी, थर्सडे को ज्योग्राफी हो जाएगा, और सैटरडे को जो है आपका हिस्ट्री हो जाएगा। तो इस वीक, सिर्फ इसी हफ्ता के लिए ये जो क्लास है इस तरह से शेड्यूल किया गया है, रीशेड्यूल मैं कह सकता हूँ किया गया है। इसके बाद क्लास जैसी हमारी चल रही थी वैसी चलेगी, और टाइमिंग क्या रहने वाला है, 8 बजे रहने वाला है डेली शाम में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा लास्ट में कि सेशन कैसा लगा आप लोगों का। तो क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोग शुरू कर देते हैं। और मैं यहाँ बार बार बता रहा हूँ कि दो तीन चार बोर्ड के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जैसे कि बिहार बोर्ड का, जैसे कि उत्तराखंड बोर्ड का यूएसईबी लिखा जाता है, जैसे कि राजस्थान बोर्ड का आरएजे बोर्ड करके लिखा जाता है, उसके बाद झारखंड का जेएसी लिखा जाता है। इस चार बोर्ड के क्वेश्चन आंसर बेसिकली समान ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, तो आप अपने बोर्ड का क्वेश्चन आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर मैच हो गया तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और वैसे जहां भी एनसीईआरटी की बुक चल रही है, एनसीईआरटी की बुक चल रही है, उस सभी स्टेट में ये क्वेश्चन आंसर कॉमन हो ही जाएगा। ठीक है। तो अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला, आपके सामने में होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। चैप्टर का नाम ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसी क्वेश्चन से शुरुआत करना ज्यादा बेटर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करिए। ये राजस्थान के 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन चैप्टर का नाम ही है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो ये क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो हमारा आंसर होगा, जब वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान दो देशों के मध्य होता है, ठीक है, दो देशों के मध्य होता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा हो गई। उसके बाद क्या पूछ रहा है हमसे, इसके प्रकारों का वर्णन करिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ये मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में भी करवाया है। द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक को इंग्लिश में बायलैटरल कहा जाता है, और बहुपार्श्विक को मल्टीलेटरल कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे देशों के साथ किया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक एवं औद्योगिक एवं वाणिज्यिक पतन में अंतर स्पष्ट करें, यानी कि बंदरगाह। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले परिवहन एवं संचार वाले टॉपिक में करवाया था, आपको याद होगा। पतन और बंदरगाह में क्या अंतर होता है, तो मे भी हो सकता है उस चैप्टर के भी लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और इस चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है समान रूप से। बिहार बोर्ड के 2012 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, औद्योगिक एवं वाणिज्य पतन में अंतर, एक लाइन हम डालेंगे अपना हेडिंग। उसके बाद इसी तरह का अगर बॉक्स बना के आप लिखते हैं तो आप बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से आप लिख रहे हैं, और आपको जो नंबर है पूरा पूरा मिलने वाला है। जैसा मैं बताता हूं, जैसा मैं लिख रहा हूं, वैसा आप लिख सकते हैं पॉइंट में।
कोई जरूरी नहीं है कि मतलब पॉइंट में नहीं लिख सकते, पॉइंट में लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट में लिखिएगा तो ज्यादा आई कैचिंग होता है और एग्जामिनर की नजरें ज्यादा जाती है, आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांस होते हैं, ज्यादा नंबर इन द सेंस पूरे पूरे नंबर मिलने के आपको चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम अपना अंतर देख लेते हैं क्या है, औद्योगिक पतन और वाणिज्यिक पतन में क्या अंतर होता है। औद्योगिक पतन जो है, इस श्रेणी के पतन थोक नौभार का कार्य विशेष रूप से करते हैं। उदाहरण के लिए अनाज को ले जाना लाना, चीनी हो गया, इसमें अयस्क हो गया जो और होता है, तेल हो गया, रसायन हो गया, इस सब को लाना और ले जाना जो थोक जो व्यापार होता है ना, इसके माध्यम से होता है। वहीं अगर वाणिज्य पतन की बात करें तो इस श्रेणी के पतन सामान्यतः नौभार, पैकिंग, उत्पादन तथा विनिर्माण के उत्पादों का निपटान करते हैं। यानी कि कोई वस्तु बनी है, विनिर्माण मतलब किसी वस्तु का मैन्युफैक्चर हुआ है तो उसके आदान प्रदान मतलब वहां से किसी वस्तु को लाना और ले जाने का काम करते हैं। यह पतन, पातन लिखा हुआ है, पतन हो जाएगा। यह पतन यात्री परिवहन की भी व्यवस्था करते हैं, यानी कि यात्रियों को भी लाने और ले जाने के लिए इस पतन पर व्यवस्था की जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। 40 से 60 वर्डों में कहता है लिखने के लिए, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन इतने ही वर्डों में लिख देना है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख करें। सीबीएसई 2013 में पूछा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी बोर्ड में आपको देखने को नहीं मिल सकता, मिल सकता है। और 2-4 बोर्ड का मैं बार बार जिक्र करता हूं, वहां पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन के 2 कार्य निम्नलिखित है। यहाँ पे 2 ही है, लेकिन मैंने 3 लिखा है, हो सकता है किसी एग्जाम में आपको 3 देखने को मिल जाए, तो आपको तीनों ध्यान रहना चाहिए। पहला है, यह समूह सभी सदस्य देशों के बीच आपसी विवादों का निपटारा करता है। यानी कि जो 164 सदस्य देश हैं विश्व व्यापार संगठन के, आपको ध्यान होगा ना, मैंने ऑब्जेक्टिव में करवाया था, सदस्य देशों की संख्या 164, ठीक है, और हेडक्वार्टर जिनेवा। उसके बाद स्थापना 1995, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, और गैट, GATT गैट का जो है ये उत्तराधिकारी संस्थान कह सकते हैं, और गैट इसका पूर्ववर्ती संस्थान है। तो पहला हो गया, जो भी 164 सदस्य देश होंगे इनके बीच जो भी व्यापारिक मतभेद होगा उसका यह निपटारा करेगा, एक तरह से ये न्यायाधिकरण का काम करेगा। उसके बाद यह सभी देशों के बीच व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करता है, यानी कि एक देश दूसरे देशों के साथ कैसे व्यापार करेंगे, या दुनिया के जो बहुत सारे देश है आपस में कैसे व्यापार करेंगे, एक रूल बना हुआ है। वह रूल कौन बनाता है? यह रूल WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में जिसको विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, वह बनाता है। उसके बाद तीसरा है, यह समूह यानी कि विश्व व्यापार संगठन व्यापारिक क्रियाओं को वैश्विक स्तर पर आदान प्रदान करता है। वैश्विक क्रियाओं का वैश्विक स्तर पे आदान प्रदान करता है, यानी कि जो भी क्रियाएं विश्व स्तर पे हो रही है, एक देश से दूसरे देश में हो, उस क्रिया को आदान प्रदान करना। सिंपल सी बात है, वस्तुओं और सेवाओं का एक देश से दूसरे देशों में आदान प्रदान करना, लाना या ले जाना, इसके इसके कार्य हो जाएंगे। तो आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। और हो सकता है किसी एग्जाम में मैं बार बार कहता हूँ, तीनों पॉइंट अगर आपको देखने को मिल जाए तो आपको तीनों लिख देना है। एक वर्ड जो है ढक रहा होगा, वो मैं खुद को अगर हाइड कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा करता। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे इसका, ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपक्षीय व्यापार क्या है? बहुपक्षीय व्यापार क्या है? और BSEB 2016 के एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल कह सकते हैं ना, फ्री वाले जो नंबर होते हैं ये सब वही है, बहुपक्षीय व्यापार। यह जो पहला क्वेश्चन था आपका, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, इसके जो प्रकार है ये कौन कौन से, ये सब फ्री के नंबर है आपके। बहुपक्षीय व्यापार या बहुपार्श्विक व्यापार जिसको बोलते हैं, में एक देश बहुत से व्यापारिक देशों, यानी कि 2 से अधिक व्यापारिक देश होंगे, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, जितना भी हो जाएगा, बहुत से व्यापारिक देशों के साथ व्यापार करता है। एक देश कुछ व्यापारिक साझेदारी को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र, जिसको इंग्लिश में मोस्ट फेवर्ड नेशन कहते हैं, का दर्जा प्रदान करता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ ले कि MFN का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या हो जाएगा? मोस्ट फेवर्ड नेशन। या MFN में F का क्या मतलब हो जाएगा, N का क्या मतलब हो जाएगा, या F का क्या मतलब हो जाएगा, तो ऐसे करके आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आसियान क्या है? इसके बारे में भी मैंने बताया था, और इसका मुख्यालय कहाँ? USEB यानी उत्तराखंड बोर्ड के 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। आसियान देखिए, सार्क के बारे में पूछने की संभावना कम क्यों है? क्योंकि सार्क का जो लास्ट मीटिंग हुआ था
2016 से पहले ही हुआ था। 2016 में सार्क की मीटिंग जो थी यह रखी गई थी पाकिस्तान में, लेकिन जैसे पुलवामा अटैक हुआ भारत ने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। इसके अलावा इसके आसपास के जितने देश थे, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सभी देशों ने भी इसकी मीटिंग का बायकॉट कर दिया। इसके बाद से सार्क की मीटिंग हो नहीं रही है। तो सार्क को एक असफल संगठन के तौर पर देखा जा रहा है। या जो आपसी डिस्प्यूट है, आपसी विवाद है भारत पाकिस्तान के बीच में, अगर ये सुलझ जाता है तो हो सकता है कि सार्क आगे प्रोग्रेस करे, तरक्की करे। लेकिन अभी के सिनेरियो में ये पॉसिबल होता नजर नहीं आ रहा, इसलिए सार्क के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आसियान के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि आसियान देशों के बीच इस तरह के मतभेद जो है या नहीं है। आसियान क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है? आसियान जो है एक दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापारिक संगठन है। कैसा संगठन है? व्यापारिक संगठन है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता आसियान क्या है, व्यापारिक संगठन, राजनीतिक संगठन, ठीक है, या धार्मिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, तो क्या हो जाएगा? व्यापारिक संगठन हो जाएगा। इसकी स्थापना 1967 में परस्पर व्यापार यानी एक दूसरे देशों के बीच व्यापार करने के लिए। आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। तो इसकी स्थापना 1967 में परस्पर व्यापार, आर्थिक वृद्धि, सांस्कृतिक विकास, शांति तथा प्रादेशिक स्थायित्व हेतु किया गया था। इसका मुख्यालय पूछ रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में है। ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे एक पोल करवाया था, उसमें मैंने ओपेक की स्थापना पूछी थी और मैंने पहला ऑप्शन दिया था 1967, जिसमें से बहुत सारे बच्चे ने मिस्टेक करते हुए 1967 बना आंसर किया है। जबकि जो ओपेक का गठन हुआ था या 1960 में हुआ था, और जानबूझकर मैंने लास्ट में इसका ऑप्शन रखा था 1960, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने 1967 आंसर किया है, जो बिल्कुल गलत है। आप पढ़ते हैं मुझसे, मैं आपको गलत जानकारी नहीं देता, इसलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप लोग गलत आंसर दे। ठीक है, मैं सही जानकारी देता हूं, आप लोग उसको पढ़िए, समझिए और उसके बाद जवाब कीजिए। ठीक है, उसके बाद जवाब दीजिए। तो जो ओपेक का जो गठन हुआ था यह 1960 में हुआ था और आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है। इसका मैंने एक ट्रिक दिया था आपको, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्या था कमेंट? मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूं, BCIL, ठीक है, बीच में मैंने छोड़ दिया, उसके बाद STB मैंने दे दिया, यानी कि बीच में 3 वर्ड का एक और था। आप कमेंट करके बताइए कि बीच में क्या था। आसियान के सदस्य देशों को इस तरह से याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक दिया था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर कहाँ करेंगे? अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट है, व्हाट्सएप पे, इस सभी पे शेयर कर सकते हैं। और आप मुझे प्रोत्साहन करिएगा, आप शेयर कीजिएगा, बच्चे जुड़ेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं बच्चे के, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊँ। और ये बातें मैं बार बार कहता हूँ कि आपके कमेंट जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुक्त व्यापार क्या है? फ्री के नंबर है ये सब, ठीक है, फ्री के, अगर ध्यान रखिएगा तो फ्री के नंबर है। 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। व्यापार के लिए, व्यापार हेतु या व्यापार के लिए अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य, इन द सेंस, अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य अभी जस्ट डिस्कस करते हैं। मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मुक्त व्यापार की जगह पर व्यापार उदारीकरण पूछ ले तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसका आंसर बदलेगा नहीं, इसका आंसर सेम हो जाएगा। या तो ये पूछ ले मुक्त व्यापार क्या है, या ये पूछ ले कि व्यापार उदारीकरण क्या है, दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। यह कार्य जो मुक्त व्यापार है, यह कार्य व्यापारिक अवरोधों यानी कि व्यापार करने में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी कानून वगैरह है, जैसे कि सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है, या कुछ कानून बने हुए हैं जो व्यापार करने के लिए बहुत ज्यादा कठिन है, उसमें संशोधन किया जाता है, कुछ छूट दी जाती है, या उस कानून को समाप्त कर दिया जाता है, इसी को मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है? उत्तराखंड के 2013 और बिहार बोर्ड के 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। 2 नंबर के क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स है, इससे ज्यादा लिखा ही नहीं जा सकता इस समय, क्योंकि इससे ज्यादा कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। आंसर करते हैं, आंसर देखते हैं हम अपना। प्रत्येक देश कम या अधिक मात्रा में, कोई ज्यादा मात्रा में करता है, कोई कम मात्रा में करता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात निर्यात करता है। वस्तुओं का आयात निर्यात, जैसे कपड़ा बना, चीन का कपड़ा भारत आया, भारत का कपड़ा बांग्लादेश, चीन इत्यादि जगह गया या किसी और देश में गया। यूरोप का जो कुछ व्यापार है, मोबाइल है, यहाँ आता है, यहाँ से कुछ चीजें बन करके जाती है, ठीक है, दूसरे देश जाती है, तो वस्तुओं का व्यापार हो गया। सेवाओं का व्यापार, जैसे सॉफ्टवेयर की मैंने बात की थी, सॉफ्टवेयर इंडिया में बना,
मान लीजिए अमेरिकी कोई कंपनी है जिसको सॉफ्टवेयर बनाना है इंडिया की कंपनी से, तो इंडिया की कंपनी सॉफ्टवेयर बनाएगी, अमेरिकी कंपनी को दे देगी, तो इसको सेवा कहते हैं। इसका आयात निर्यात करना, वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात का अंतर ही व्यापार संतुलन कहलाता है। तो बस 2 नंबर के क्वेश्चन है, इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मैं लाया हूं आप लोगों के लिए अलग से, मैं खुद को हाइड कर रहा हूं यहाँ पे, अनुकूल व्यापार संतुलन एवं प्रतिकूल व्यापार संतुलन क्या है, या इनमें क्या अंतर है, कैसे भी पूछ सकता है। कीवर्ड क्या हो जाएगा हमारा, अनुकूल व्यापार संतुलन या प्रतिकूल व्यापार संतुलन। दो पूछा, जिस हिसाब से आंसर करेगा, अगर पूछ लेगा अंतर क्या है, तब आपको बॉक्स बना करके लिखना है, ठीक है। एक तरफ आप लिखिएगा अनुकूल व्यापार संतुलन, दूसरे तरफ प्रतिकूल व्यापार संतुलन। या अगर ऐसे डेफिनेशन के हिसाब से पूछ ले तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि लिखना उतना ही बातें, लिखनी उतनी ही बातें हैं, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। अगर अंतर पूछ ले तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ ले तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी आप लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने आंसर पे। अनुकूल व्यापार संतुलन क्या होता है ये देखते हैं। जब किसी देश में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य जो है आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है, यानी कि हम बेचेंगे ज्यादा, बेचेंगे जो वो प्लस में, और अब खरीदेंगे वो निगेटिव में रहेगा, ज्यादा बेचेंगे कम खरीदेंगे, तो वह अनुकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। चाइना के कंडीशन में, चाइना और भारत के कंडीशन में बात करेंगे तो चाइना का जो व्यापार संतुलन है भारत की तुलना में, यह क्या है, अनुकूल व्यापार संतुलन है। चाइना हमें ज्यादा सामान बेचता है, हम चाइना को कम सामान बेचते हैं, ठीक है। तो यह चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से अनुकूल व्यापार संतुलन हो गया। वहीं दूसरा जो है प्रतिकूल व्यापार संतुलन, जब क्या होता है कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की जो कीमत है या आयात की जाने वाली वस्तुओं की मूल्य या कीमत से कम है, तो वह प्रतिकूल व्यापार संतुलन है। जैसे क्या, भारत चाइना से जो आयात करता है, ठीक है, भारत चाइना से आयात करता है वो ज्यादा आयात करता है, ठीक है, लेकिन चाइना को निर्यात जो करता है वो कम निर्यात करता है। तो इस कंडीशन में भारत के लिए बात करेंगे तो भारत का प्रतिकूल व्यापार संतुलन हो जाएगा, या व्यापार संतुलन ऋणात्मक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल लूं तो मान लीजिए जो भारत, जो चीन, चीन से सामान आता है भारत, चाइना से, चाइना टू इंडिया, ठीक है, मैं थोड़ा चाइना टू इंडिया जो सामान आया यह $100 बिलियन का आया। वही मैं इंडिया टू चाइना की बात करूं, इंडिया टू चाइना की बात करूं, यानी इंडिया से जो चाइना सामान गया यह $50 बिलियन का, सपोज दैट $50 बिलियन का है, तो भारत का जो व्यापार संतुलन होगा यह प्रतिकूल हो जाएगा और चाइना का व्यापार संतुलन यह अनुकूल हो जाएगा। तो आई होप आपको उदाहरण से भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये पूछा गया नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि अगर पूछ लेगा तो आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन के महत्व को समझाइए। 2014 के एग्जाम में पूछा गया है और यह 5 अंक में पूछा गया। कितना अंक में? 5 अंक में पूछा गया, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तो उसी हिसाब से हमको लिखना है। सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन के बारे में लिख देना, इसके बाद इसका महत्व लिख देंगे। विश्व व्यापार संगठन विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है, तो वह कौन कौन हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन है तो वह हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। यूरोपीय यूनियन नहीं होगा, ओपेक नहीं होगा, सार्क नहीं होगा, आसियान नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO हो जाएगा। इसकी स्थापना जो 1995 गैट के उत्तराधिकारी संस्थान के रूप में की गई थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गैट का उत्तराधिकारी संगठन है, तो क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। ऑब्जेक्टिव भी समझते जाइएगा। वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं। भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। अब हम इसके महत्व की बात करेंगे, ठीक है। अब हम इसके महत्व की बात करेंगे। कुछ पॉइंट आपको नहीं, यहाँ से तो हाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से कुछ पॉइंट हाइड हो रहा है तो मैं खुद ही को हाइड कर लेता हूँ। इसके महत्व की बात करेंगे, ठीक है, इसके महत्व की बात करेंगे। यानी जो इसका काम है बेसिकली यही इसका महत्व होता है, यानी कि यह क्या कर सकता है पॉजिटिव वे में, या क्या क्या कर सकता है। यह जो है समूह विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात की जा रही है। सभी सदस्य देशों के बीच जो आपसी विवाद होते हैं इसका निपटारा करता है। यह सभी सदस्यों के बीच व्यापार संबंधी जो नियम होते हैं इसका निर्धारण करता है। यह समूह व्यापारिक क्रियाओं को यहाँ होगा वैश्विक स्तर पर आदान प्रदान करता है। व्यापारिक क्रियाओं का वैश्विक स्तर पर आदान प्रदान करता है। और चौथा और अंतिम जो पॉइंट हो जाएगा, यह दूरसंचार,
बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। 1-2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार से किसी देश को कैसे लाभ प्राप्त होता है, समझाइए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है देशों के बीच, इससे कैसे लाभ प्राप्त होता है। 2015 और 17 के एग्जाम में पूछा गया है और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए। कितने नंबर में? 5 नंबर में। देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार टॉपिक है, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसके पूछे जाने की संभावना बनती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंसर पे आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है, जैसा कि डेफिनेशन में हम लोग पहले ही देख चुके हैं पहले क्वेश्चन में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों को निम्नवत लाभ पहुंचता है। कौन कौन से लाभ है? पहला, राष्ट्र जो है उन वस्तुओं का आयात कर सकते हैं, कोई भी राष्ट्र जिसके बारे में बात की जा रही, उन वस्तुओं का आयात कर सकते हैं जिनका उनके यहाँ उत्पादन नहीं होता। अब जैसे अभी से पहले की बात करें, हालांकि अभी भी शुरू नहीं हुआ है, एप्पल के फोन का उत्पादन, एप्पल के लैपटॉप का उत्पादन, या बहुत सारी चीजें जो इंडिया में नहीं बनती, जैसे बात करें फेरारी कार है, ठीक है, मर्सिडीज कार है, पोर्से है, ये सब नहीं बनती है इंडिया में, या बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो इंडिया में नहीं बनती है। तो जो चीजें इंडिया में नहीं बनती है उसको भी हम आयात कर सकते हैं। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों में आपसी सहयोग और भाईचारा बढ़ता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो देशों के बीच आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा। तीसरा है, देश अपने यहाँ अतिरिक्त उत्पादन को उचित मूल्य पर अन्य देशों को बेच सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए भारत दवाई बनाता है, किसी भी उत्पादन, और बहुत ज्यादा दवाई बनाता है, तो उस दवाई को उचित मूल्य पर दूसरे देशों में बेच सकते हैं, जिस वजह से क्या होगा, भारत के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट है, देश अपने विशिष्ट उत्पादन को निर्यात कर सकते हैं। भारत जिस चीज के लिए भी जाना जाता है उसको वो भारत निर्यात कर सकता है, दूसरे देशों में बेच सकता है। जैसे दवाई का मैंने जिक्र किया, जैसे सीरम का मैंने जिक्र किया, जैसे जो टीका वगैरह के लिए जो इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है, ठीक है, कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन बना था, तो वैक्सीन जो बनता है ना, वैक्सीन है दुनिया का 60% जो वैक्सीन है ये इंडिया में बनाया जाता है। तो इंडिया वैक्सीन का बहुत बड़ा निर्यातक देश है। तो जो वैक्सीन में विशिष्ट जो है गुणवत्ता इंडिया रखता है, और इसका उत्पादन दूसरे, उसका निर्यात जो है दूसरे देशों में कर सकता है, इससे विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांतों और वस्तुओं के स्थानांतरण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। यानी कि जो वस्तु है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे वर्क करता है? वस्तुओं के स्थानांतरण के सिद्धांतों पर वर्क करता है, जिससे व्यापार करने वाले देशों को लाभ ही पहुंचता है। एक देश को, जैसे भारत को हो सकता है कि सीरम बनाने में या दवा बनाने में ज्यादा लाभ होता है, दूसरे देशों को किसी और वस्तुओं को उत्पादन करने में लाभ होता होगा। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है कि आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत प्रौद्योगिकी ज्ञान यानी कि टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो होता है, और अन्य बौद्धिक सेवाओं का भी आदान प्रदान किया जाता है, जिससे दोनों देशों को लाभ पहुंचता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर के जवाब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, और आया तो भी कमेंट कीजिएगा कि सर सभी कुछ समझ में आ गया। सेशन को यहीं तक रहने देते हैं, सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देते हैं, इसलिए आपके कमेंट का मैं वेट करते रहता हूं। तो मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। आई होप आपको सारी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा और आपको नया शेड्यूल भी मिल गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।